हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट में क्लास में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें मैटर का कंसेप्ट आया था। तो मैटर कोई भी वो चीज़ होती है जिसका अपना खुद का कोई मास हो और उसके पास वॉल्यूम हो। ठीक है बेटा, आपका जो साइंटिस्ट था नोटेबली डेमोक्रिटिस ने बोला था कि जो मैटर है ना वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। स्मॉल इनडिविजिबल, जो इसको तोड़ा ना जा सके, उस पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, और उन्हीं पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया एटम्स। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का कोई मास और वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। और ये कंसेप्ट इसने मैटर के बारे में किसने दिया? नोटेबली डेमोक्रिटिस ने दिया कि मैटर है स्मॉल इनडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस स्मॉल इनडिविजुअल पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। ये मैटर। ठीक है, फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं मैटर क्या है कैसे। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, साइंटिस्ट थे हमारे डाल्टन, और उसने थ्योरी थी एटम के बारे में। कौन सी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, वो पढ़ते कि क्या बताया था इन्होंने अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, क्या क्या बातें बताई इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने बोला वही कंसेप्ट कि मैटर है स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला एटम को कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर बेटा? एक ये पॉइंट बोला। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं ना वो हर रिस्पेक्ट में सेम होंगे। सेम एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल हो गए हर रिस्पेक्ट में। अभी क्या मतलब है इसका? वो कौन से रिस्पेक्ट्स है? वो हो सकती है साइज हो सकता है उनका, शेप हो सकती है, मास हो सकता है। मतलब जो सेम एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, सोडियम के एटम लेंगे हम लोग, तो वो हर रिस्पेक्ट में साइज शेप और मास में सेम रहेंगे। जैसे सोडियम को मैंने सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ले लिया तो साइज शेप सेम मास किसके बराबर होगा? जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हमने ले लिया, Na2CO3 के फॉर्म में ले लिया मान लो, तो इसमें जो सोडियम है और सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है दोनों सेम साइज के, सेम ही शेप है, सेम ही मास है उनके पास। क्लियर बेटा? ये आपका थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट वो बोलते हैं कि जो एटम है ना डिफरेंट एलिमेंट के, एटम किसके? डिफरेंट एलिमेंट। मान लो आपके पास सोडियम है और पोटेशियम है, ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए। इसके कोई एटम लिए दोनों के, सोडियम और पोटेशियम के। उन्होंने कहा बेटा सोडियम और पोटेशियम दो डिफरेंट एलिमेंट और दो डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग एटम है, तो इनका जो मास होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट। इनका मास, शेप, साइज सब कुछ क्या होगा? डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होंगी? डिफरेंट। ये पॉइंट था। ठीक है, सेम एलिमेंट है तो उनके एटम हर जगह सेम रहेंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इनके एटम क्या रहेंगे? डिफरेंट। उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगी। क्लियर बेटा इतना? अब हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने बोला जब एटम्स किसी भी सेम के डिफरेंट के एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड। जब एटम आपके सेम या डिफरेंट एलिमेंट, सेम या डिफरेंट एलिमेंट के मिलकर कंबाइन होते हैं, ठीक है, सेम या डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? वो आपके कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। देखो बेटा, मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ और उनको हम क्या बोलते हैं? एटम। ये पॉइंट था एक। तो एटम को हम ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो सेम एलिमेंट है उसके जो एटम है, सेम एलिमेंट के जो एटम है वो किसी भी जगह हो, कहीं भी प्रेजेंट हो, सेम ही रहेंगे। उनका साइज, शेप, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट डिफरेंट एटम के हो, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उनका साइज, मास सब कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट उन्होंने बोला डाल्टन ने कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के कंबाइन होते हैं ना तो कंपाउंड तो फॉर्म कर देंगे, लेकिन वो एक फिक्स रेशियो, उनका क्या होगा? रेशियो सिंपल होल नंबर में होगा। जो कंपाउंड फॉर्म किया है उनका जो रेशियो होगा एटम का, सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है, जैसे
CO2 है, तो क्या रेशियो होगा, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने 2, 1:2। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका 1:1। वाटर है H2O, 2:1। ठीक है, ये बताना चाहिए। जब कंपाउंड बनेगा जो डिफरेंट एलिमेंट के सेम एलिमेंट के मिलके, वो सिंपल रेशियो में होगा। क्लियर बेटा इतना? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था उनका, कोई भी दो एटम है बेटा मिलकर कंपाउंड जब बनाते हैं तो जरूरी नहीं वो एक ही कंपाउंड बने, एक से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं, बट उनका रेशियो अलग होगा। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:2। लेकिन ये कंपाउंड सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बना सकते हैं, तो रेशियो क्या होगा 1:3। 1 सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, 1 सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। क्लियर है बेटा? एटम, अब नेक्स्ट उनका पॉइंट था बेटा, जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट एटम करता है, ना कि एटम आपका फ्रैक्शन में होगा। जैसे ऑक्सीजन है, कंप्लीट 1 ऑक्सीजन लेकर चले, ना कि 1/2 ऑक्सीजन लेकर चले। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा CO2, मैंने CO 1/2 नहीं लिखा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपका जो एटम है कंप्लीट पार्टिसिपेट करता है, वो फ्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर बेटा? ये आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थे, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी देखते हैं मतलब बेटा देखो, सबसे पहले हमने बोला था कि मैं एटम है वो इनडिविजिबल से बना हुआ एटम से। एटम क्या है, इनडिविजिबल है। ठीक है बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा, जो मैटर है, मैटर आपका इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना था, जो कि क्या है, एटम था आपका। ठीक है, लेकिन एटम इनडिविजिबल नहीं, ये बात सही नहीं हुई, क्योंकि एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल प्रेजेंट है। कौन कौन से आपको पता है? एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एटम इनडिविजिबल है? एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किस पार्ट में डिवाइड कर सकते? प्रोटॉन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट गलत हो गया। फिर उन्होंने बोला था कि जिस सेम एलिमेंट है उसके पास सेम ही मास रहेगा, हर जगह वही है। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहेगा 12, एटॉमिक नंबर कितना है 6। लेकिन ये बात गलत है बेटा, कार्बन 13 भी प्रेजेंट है, कार्बन 14 भी प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, एलिमेंट तो सेम है, बट उसका मास भी डिफरेंट हो चुका। लेकिन आपने डाल्टन ने क्या बताया कि अगर कोई एलिमेंट एक ही है, सोडियम है, तो उसका मास भी सेम रहेगा हर जगह, लेकिन मास अलग अलग प्रेजेंट है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 भी होता है बेटा, हाइड्रोजन 2 भी होता है, हाइड्रोजन 3 भी होता है मास नंबर। क्लियर? ये क्या है फिर? इनको हम बेटा आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटम के पास जो मास है वही, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। क्लियर बेटा? कार्बन के आइसोटोप कितने हो गए 3, हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हो गए 3। ठीक है, कार्बन 12 की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, कार्बन 13, कार्बन 14 भी, हाइड्रोजन 1 की फॉर्म में भी, 2 की में भी, 3 में भी। क्लियर है बेटा? ये एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। ठीक है, आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखोगे नीचे, लेकिन मास नंबर को ऊपर लिखते हैं हमेशा, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर को राइट साइड में नहीं लिख सकते कभी भी, ये गलत है। क्लियर बेटा इतना? ठीक है, लिमिटेशंस पढ़ रहे थे। लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन तो बेटा ये थी कि जो एटम है को फर्दर ये नहीं कह सकते कि वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये था कि एटम का जो मास है सेम ही एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन नहीं, उसका एटॉमिक डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा उन्होंने कहा था कि जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के एक ही मास रहेगा, एटॉमिक मास। मतलब अभी देखते बेटा, देखो बेटा, कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, आर्गन का 18। ठीक है, लेकिन इनका मास नंबर सेम है। मास नंबर क्या है? सेम। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ मास नंबर क्या हो गया? सेम। ये भी ड्रॉबैक हो गई। और इसी चीज को, जब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर,
एटॉमिक नंबर। क्लियर बेटा? बेटा जो आपका ये एटॉमिक नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब वो न्यूट्रल फॉर्म में हो तभी एटॉमिक नंबर न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, प्लस माइनस कोई चार्ज ना हो। ठीक है। जो मास नंबर होता है ना बेटा, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर होता है बेटा जो, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एटॉमिक मास नंबर को हम लोग बेटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स जेड ए, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जेड एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है बेटा। अभी मैंने आपको बताया चार्ज की फॉर्म में, अभी ये भी पढ़ लेते हैं। जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया ना तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं बेटा, दिए हैं किसी को। ठीक है। अगर क्लोरीन पे -1 होता है मान लो चार्ज, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है? गेन को, प्लस डोनेट को। जितने चार्ज उतना ही दिया है और उतने ही इसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन, और हमेशा इलेक्ट्रॉन का लिया और दिया जाता है। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं बेटा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन था उसमें ये है कि जो एटम है ना मॉडिफाई, आप मान लो जो लिमिटेशन है उसी का मॉडिफिकेशन करके ये बातें बताई गई है कि एटम को हम, उन्होंने बोला था कि एटम को तोड़ नहीं सकते आगे फर्दर, लेकिन एटम क्या है? तोड़ सकते हैं फर्दर। ठीक है। एटम को तोड़ सकते हैं। उन्होंने बोला था एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है। एटम को हम चेंज कर सकते हैं उसके एटम को। जैसे आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, 235 उसका मास नंबर होता है। उसको अगर न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसके न्यूट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन कराते हैं न्यूट्रॉन के साथ, तो वो आपका प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किसमें? प्लूटोनियम में। प्लूटोनियम का 239 मास नंबर होता है और 94 एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने एटम बदल दिया, यूरेनियम से क्या कर दिया? प्लूटोनियम। क्लियर है? एटम तोड़ा जा सकता है फर्दर रिएक्शन से, ये बोला था उन्होंने, नहीं तोड़ सकते। फिर आपका क्या होता है? एटम, वही ये सेम पॉइंट बेटा, यहाँ लिमिटेशन आती है मॉडिफिकेशन में कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सॉरी, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करता है। ठीक है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो सब केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ये आपकी क्या थी बेटा? मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और यही आपने लिमिटेशन भी पढ़ ली, क्या क्या उसकी लिमिटेशन थी। अब आप लोग ये पढ़ो बेटा, जब भी कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास, न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ मास आपका गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और वो कहाँ होता है? कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है बेटा। वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एनर्जी में। ठीक है। और वो किसने दिया था ये कंसेप्ट? आपका आइंस्टीन ने। कैसे निकाल सकते हो उस लॉस्ट मास को हम? E=mc²। m लॉस्ट मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, e एनर्जी जो आपकी निकली है। ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो। ये जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, वैसे नहीं होता। लेबोरेटरी में नॉर्मल रिएक्शंस करते हो तब ये चीज़ नहीं होती आपकी। ठीक है बेटा। चलो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा।